हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कृष्णा क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th की जो हमारी कंप्यूटर एप्लीकेशंस की सीरीज चल रही थी उसमें हम लेक्चर 14 पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है ई गवर्नेंस। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि ई गवर्नेंस टॉपिक और इसके आगे जो टॉपिक है ई कॉमर्स, ये दो टॉपिक ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन हमेशा अराइज होते हैं। बोर्ड में 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा बनता है इसमें से, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को हल्के में मत लीजिएगा। जैसे हमने लास्ट टॉपिक्स को मैंने बताया था कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर इन दो टॉपिक्स को मैं बात करूँ, ई गवर्नेंस एंड ई कॉमर्स, तो इनको मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में मैं रखना चाहूँगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो डायरेक्टली अराइज नहीं होते कभी। मतलब बहुत कम केसेस ऐसे हुए हैं, 10 से 15% केसेस की, जिसमें डायरेक्टली क्वेश्चन अराइज किया गया है किसी भी डेफिनेशन को लेकर। ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं 80 to 85%, उसमें क्वेश्चन हमेशा घुमा के पूछा गया है, मतलब इसके एप्लीकेशन पे पूछा गया है, ठीक है। तो एप्लीकेशन की बातें तो हम लोग बाद में करेंगे खैर, लेकिन पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि आखिर में ई गवर्नेंस है क्या, उसके टाइप्स क्या है, वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो जो आज का मेन टॉपिक है वो है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस जो है नाम से क्लियर है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जिस वर्ड के आगे एक ई लग जाए इट मीन्स वो ई स्टैंड करता है इलेक्ट्रॉनिक के लिए या फिर ऑनलाइन के लिए। अच्छा, अब ई गवर्नेंस को अगर मैं इस शॉर्ट फॉर्म को ओपन करूं, फुल फॉर्म में करूं, लिखूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं? इसको या तो मैं इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस लिख सकता हूं या फिर ऑनलाइन गवर्नेंस। ऑनलाइन गवर्नेंस थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है सुनने में, इसलिए हम लोग इसको इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के नाम से ही ज़्यादातर जानेंगे, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ई गवर्नेंस एक्चुअली में है क्या? ई गवर्नेंस कुछ नहीं है, इट रेफर्स टू द डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज सच एज बिल पेमेंट, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, ट्रांजेक्शन एटसेट्रा। ई गवर्नेंस का बस इतना सा मतलब है कि जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं या फिर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी से या गवर्नमेंट वेबसाइट से या फिर गवर्नमेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन लेना, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। किसी भी गवर्नमेंट सर्विस को या एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन तरीके से करना, वो सब किसके अंडर आता है? ई गवर्नेंस के अंदर, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे इसमें लिखा है बिल पेमेंट। अब बिल पेमेंट में हम किसके बिल पे कर सकता हूँ? इलेक्ट्रिसिटी बिल, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, जितने भी टैक्सेस हैं ये सब मैं पे कर सकता हूँ। उसके साथ लिखा है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब है जो ऑनलाइन रिजल्ट आते हैं उसमें एक ही पोर्टल पर काफी सारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट पता चल जाते हैं हमको, तो दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। आधार कार्ड सर्विस से जो भी हम डेटा निकालना चाहें वो निकाल सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। आजकल तो आरटीओ का भी एक ऐप आ चुका है जिसमें आप व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए तो वो आपको उस गाड़ी की इंफॉर्मेशन दे देता है कि किसके नाम पर गाड़ी है, इसका ओनर कौन है, कहाँ की गाड़ी है, गाड़ी नंबर क्या है, गाड़ी का कलर क्या है, वो सब चीज़। तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, क्लियर। अब इसमें नेक्स्ट होता है कम्युनिकेशन ट्रांजेक्शन। कम्युनिकेशन ट्रांजेक्शन में जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, जैसे कि एम्बुलेंस, पुलिस, फायर एक्सटिंग्विशर्स, उसके अलावा जितनी भी हेल्पलाइंस हैं, टोल फ्री नंबर्स हैं, चाहे वो वुमेन हेल्पलाइन हो, चाइल्ड हेल्पलाइन हो, इन सब चीज़ों को हम किसके अंडर लाएंगे? हम कम्युनिकेशन ट्रांजेक्शन के अंडर। इज दैट क्लियर? इतना क्लियर हुआ कि ई गवर्नेंस एक्चुअल में होता क्या है। जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज या एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है, अगर हम उसको पूरा का पूरा ऑनलाइन मेथड से करें, ऑनलाइन करें इंटरनेट की हेल्प से, तो वो सब क्या कहलाता है? ई गवर्नेंस, क्लियर। इसका पर्पस क्या था? ई गवर्नेंस को लाने का पर्पस क्या था? ये सब चीजें तो हम पहले भी करते आ रहे हैं, लोकल वे में करते हैं। लोकल वे का मतलब ऑफलाइन मेथड से। तो ई गवर्नेंस में ऐसा क्या खास हुआ? ई गवर्नेंस का बस इतना मतलब था कि जितनी भी प्रोसेसिंग है, जितनी भी फंक्शनिंग है, जिस मेथड से या जिस रास्ते से गुजर के वो काम होता है, और उस रास्ते में या उस प्रोसेसिंग में जितने भी बैरियर्स आते हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, हर्डल्स आते हैं, इन हर्डल्स, बैरियर्स या ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करना या फिर रिड्यूस करना। जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं, अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में गए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा और ऐसा नहीं है कि ये हमेशा होता है जो एग्जांपल देने वाला हूँ, ये बस एक एग्जांपल है, एग्जांपल के तौर पे रखिएगा इसको, है ना। कि आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में गए, आपने गवर्नमेंट ऑफिस में एक काम कराना चाहा, तो एक फाइल पास करानी है आपको। तो फाइल पास कराने के लिए आप क्या करेंगे? जो एलडीसी होते हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क, आपने उनको फाइल दी, उन्होंने कहा सर इसमें फाइल में ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, तो आपने क्या करा कि अच्छा कुछ दिक्कत है तो कुछ ले दे के काम कर लो। तो एक तो वो बैरियर, दूसरा करप्शन,
दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अब वो बैरियर कब तक चलेगा? अब वो एलडीसी से यूडीसी के पास जाएगी, अपर डिवीजन क्लर्क के पास, अपर डिवीजन क्लर्क के पास से जाएगी असिस्टेंट के पास, असिस्टेंट के पास से जाएगी सीधे मेन ऑफिसर के पास। तो बीच में कितने सारे बैरियर्स आए। अब इन्हीं सभी बैरियर्स को रिमूव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे सर्विस को, गवर्नमेंट सर्विस को ऑनलाइन ले आए। ठीक है, ऑनलाइन लाने से ये हुआ कि मैं डायरेक्टली अपनी कंप्लेंट या अपनी फाइल को ऑनलाइन पोर्टल पर डायरेक्ट सबमिट कर सकता हूँ विदाउट एनी बैरियर और एनी ऑब्स्टेकल और हर्डल। इतना क्लियर हुआ? इसको बोलते हैं ई गवर्नेंस। अब हम लोग कुछ ई गवर्नेंस के टाइप्स के बारे में पढ़ लेते हैं। बेसिकली ई गवर्नेंस के 4 टाइप्स होते हैं, जिसमें पहला होता है G2C, दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट टू सिटीजन। कलर चेंज कर लो। नेक्स्ट होता है G2E, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज। उसके बाद आता है G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस। और लास्ट होता है G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। ठीक है, अब इन 4 चीज़ों के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले से। पहला है G2C। G2C स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट टू सिटीजन। इट मीन्स हर वो गवर्नमेंट सर्विस या एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन जो एक सिटीजन को मिल सकती है, वो सब किसके अंडर आती है? गवर्नमेंट टू सिटीजन के अंडर, G2C के अंडर। गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री। क्लियर? हर वो गवर्नमेंट सर्विस या फिर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन जो कंट्री के सिटीजन को दे सकते हैं, वो सब किसके अंडर आएगा? G2C के अंडर। When the people is benefited, then it is called G2C interaction। जब तक उस G2C से किसी का नहीं, जब तक उस G2C से लोगों का भला नहीं हो रहा है, भलाई नहीं हो रही है, लोगों के अच्छे के लिए काम नहीं कर पा रहा है, तब तक G2C इंटरेक्शन प्रॉपर वे में एस्टेब्लिश नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, एक बार किसी गवर्नमेंट सर्विस को ऑनलाइन पुट करने से, ऑनलाइन रखने से अगर लोगों का भला होता है, तब तो वो G2C इंटरेक्शन सक्सेसफुल है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, अब मैं इसी में आप लोगों को बताऊं, जैसे बैंक में रुपए जमा करने का जो सिस्टम है वो ऑनलाइन भी कर दिया गया है। ठीक है, ऑनलाइन करने से काफ़ी हद तक ये ठीक भी है और काफ़ी हद तक बुरा भी है। बुरा इन द सेंस इसलिए है क्योंकि अगर कोई गांव का आदमी या कोई अनपढ़ इलिटरेट आदमी जिसको ऑनलाइन की नॉलेज नहीं है, तो उसके लिए तो ये G2C बेकार है, मतलब ऑनलाइन सिस्टम बिल्कुल बेकार है। वो तो बोलेगा मेरे लिए तो यही बढ़िया है कि मैं बैंक में जाऊं, पर्ची भरूं और रुपए जमा करके आ जाऊं। बैंक वाला जाने उसने कैसे मेरे अकाउंट में रुपए डाले, मुझे नहीं मतलब, क्योंकि वो उस चीज़ के बारे में उसको नॉलेज नहीं है। ठीक है, वो अननोन है और ऑनलाइन सर्विसेज से, तो वहाँ पर उस केस में G2C इंटरेक्शन प्रॉपरली एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। G2C इंटरेक्शन तभी प्रॉपरली एस्टेब्लिश हो सकता है जब उस गवर्नमेंट सर्विस से, उस ऑनलाइन गवर्नमेंट सर्विस से कंट्री के हर एक पीपल का, हर एक पर्सन का फायदा हो रहा है जो उस सर्विस का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ये था G2C। अब G2C के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे पहला इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट। एक नॉर्मल इंसान घर बैठे बैठे अब तो बिल पे कर देता है इलेक्ट्रिसिटी का। पहले होता था घंटों लाइन लगानी पड़ती थी बिजली दफ्तर में, अब वो सब झंझट खत्म हो चुका है। ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, पहले फॉर्म फिल करने के लिए स्कूल के, कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज के चक्कर लगाने पड़ते थे। एक बार में काम नहीं होता था, 5-5, 6 चक्कर लगा रहे हैं स्टूडेंट्स, तब जाके कहीं उनका एक फॉर्म फिल हो रहा है। क्यों? कभी इसमें ये गलती, कभी इसमें वो गलती, कभी ये गलत, कभी वो गलत। अब ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग से क्या हो गया है? पहली बात तो गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो फॉर्म पहले ही उनको एरर के तौर पे नोटिफाई कर देता है कि इसमें ये गलत है, इसको सही करिए। इन केस मिस्टेक हो गई तो ऑनलाइन फॉर्म करेक्शन के लिए डेट आती है, फॉर्म फिर ओपन होते हैं, आप करेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, एक तो पेपरलेस हुआ, दूसरा ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग में आप लोगों को लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, बार बार यूनिवर्सिटी कॉलेज के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। EFIR, इलेक्ट्रॉनिक FIR, मतलब कि आपको कोई अपने FIR दर्ज करनी है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट FIR दर्ज करनी है, तो आपको पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। आप घर पे बैठिए, FIR का पोर्टल, वो पुलिस का जो होता है, जिस भी स्टेट की पुलिस है उस स्टेट की पुलिस का पोर्टल ओपन कीजिए। पोर्टल ओपन करने के बाद अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड से, लॉगिन आईडी और यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद FIR ऑनलाइन आप कर सकते हैं। लैंड रजिस्ट्रेशन, पहले जमीन का जो वो होता था, पंचनामा जिसको बोलते हैं, जमीन का पंचनामा बोलूं या फिर मैं उसको क्या बोलते हैं, अब समझ जाइए। अब लैंड का रजिस्ट्रेशन जो होता है उसको कराने के लिए क्या होता था,
दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते थे, गवर्नमेंट ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे बार बार, तब जाके कहीं भी लैंड रजिस्ट्रेशन होता था। आज के टाइम पे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल दीजिए, फिर गवर्नमेंट ऑफिस जाकर सीधे वो एप्लीकेशन दिखाइए, आपका एप्लीकेशन देखते ही काम तुरंत हो जाएगा। सेम चलता है व्हीकल रजिस्ट्रेशन में। अब आप लोग अपने व्हीकल के नंबर के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है G2E। G2E स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज। ये किसके लिए है? ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए है। गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉइज ऑफ गवर्नमेंट इटसेल्फ। मतलब इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था G2C। हर वो गवर्नमेंट सर्विस जो सिटीजन को मिल सकती है वो G2C कहलाती है। हर वो गवर्नमेंट सर्विस जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल सकती है वो G2E कहलाती है। ठीक है, अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कौन कौन सी सर्विसेज मिल सकती हैं वो भी बताऊंगा मैं। इससे पहले एक चीज देख लेते हैं। व्हेन द एम्प्लॉइज आर बेनिफिटेड देन इट इज कॉल्ड G2E इंटरेक्शन। जब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को बेनिफिट होने लगता है तब वो G2E इंटरेक्शन कहलाता है। क्लियर? अब G2E के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है इसमें ऑनलाइन लीव एप्लीकेशन। अब आप लोगों को छुट्टी चाहिए, अवकाश चाहिए किसी मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर को, तो या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर कह रहा हूँ या गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, तो वो ऑनलाइन लीव एप्लीकेशन डाल सकता है, जिससे कि वो उसके हायर अथॉरिटी के पास डायरेक्ट एप्लीकेशन पहुंच जाएगी। ऑनलाइन कंप्लेंट, किसी कलीग, किसी साथी बंदे के लिए कंप्लेंट करनी है, किसी ऑफिसर, चाहे वो आपसे बड़ा हो चाहे छोटा हो, सीनियर हो जूनियर हो, कंप्लेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर पीएफ। पीएफ स्टैंड्स फॉर प्रोविडेंट फंड। पीएफ उनको मिलता है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं या फिर गवर्नमेंट के जो नॉर्मल प्राइवेट एम्प्लॉयज भी होते हैं उनको भी पीएफ मिलता है। पीएफ में ही होता है जैसे आपकी 10,000 सैलरी है तो 10,000 में से प्रॉपर 10,000 आपको कैश इन हैंड नहीं मिलता, हाथ में नहीं मिलता, उसमें से कुछ रुपए काट कर कंपनी क्या करती है, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, वो कंपनी करती है आपके बैंक अकाउंट में धीमे धीमे, मतलब एक आपके लिए अकाउंट अलग होता है, पीएफ अकाउंट जिसको बोलते हैं, उस पीएफ अकाउंट में वो रुपए काट कर जमा कर देती है और जितने रुपए आपकी सैलरी में से कटे हैं उतने ही रुपए गवर्नमेंट भी देती है या फिर कंपनी भी देती है। जैसे कि अगर मैं इसका एग्जाम्पल आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ, मेरी 10,000 सैलरी है और 10,000 में से मुझे 200 रुपये कट रहे हैं पीएफ के नाम पर, तो 200 रुपये कंपनी काट रही है, वो 200 रुपये पीएफ अकाउंट में जाके सबमिट हो रहे हैं। उसके अलावा 200 रुपये कंपनी खुद दे रही है अपनी तरफ से, तो पीएफ पे मेरे कितने रुपए हो गए एक महीने के? 400 रुपये। ठीक है, इस तरीके से धीमे धीमे हर महीने के महीने पीएफ इकट्ठा होता रहता है और लास्ट में जब रिटायरमेंट होती है तब जाके पीएफ मिलता है, जिसको हम प्रोविडेंट फंड भी बोलते हैं। नेक्स्ट है इसमें G2B। G2B स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट टू बिजनेस। सिंपल सा फंडा है, हर वो गवर्नमेंट सर्विस जो किसी बिजनेसमैन को या बिजनेस को मिल सकती है उसको बोलेंगे G2B, वो सब G2B के अंडर आती है। और अगर उससे बिजनेसमैन या बिजनेस का फायदा हो रहा है तब वो एक प्रॉपर G2B इंटरेक्शन कहलाएगा। क्लियर? ये बहुत सिंपल डेफिनेशंस हैं, चारों पॉइंट्स की डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, इतना ही रखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं देखना। अब मैं इसके एग्जांपल बता देता हूँ, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। पेमेंट ऑफ टैक्सेस, मेरी एक दुकान है या फिर मेरी एक बिजनेस है, उस बिजनेस का मुझे टैक्स भी देना पड़ता है। ये मेरे पास दो तरीके हैं, एक तो ऑनलाइन मेथड, एक ऑफलाइन मेथड। ऑफलाइन मेथड से ये है कि मैं आयकर विभाग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाकर, ऑफिस में जाकर अपना वो करूँ, टैक्स सबमिट करूँ। उसमें ये हो सकता है मैं कभी बिजी हूँ, किसी काम में फंस गया, लेट हो गया, तो इन सब की वजह पे इन सब की जगह करने की वजह हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने टैक्स को ऑनलाइन पे कर सकते हैं। ऑनलाइन पे करने से ये होगा कि आपकी जो लेट फीस होती है वो भी बच जाएगी, आपके आने जाने का टाइम बच जाएगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। ऑनलाइन टैक्स भरना आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ईजी हो चुका है। क्लियर? अब वो कोई भी भर सकता है। प्रोवाइडिंग लोन्स फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए आपको अगर लोन की जरूरत है तो आप लोग बैंक में चाहे तो ऑफलाइन मेथड से जाकर फॉर्म वॉर्म भरिए और अप्लाई कर दिए, या फिर ऑनलाइन वो डाल दीजिए, एप्लीकेशन डाल दीजिए लोन के लिए, या फिर ऑनलाइन रिक्वेस्ट डाल दीजिए। ई ऑक्शन, ई ऑक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन। ऑक्शन का मतलब होता है हिंदी में नीलामी। कोई सामान बिकता है गवर्नमेंट की तरफ से और वो बिजनेसमैन को खरीदना होता है तो ऑक्शन होता है। ठीक है, तो ई ऑक्शन में क्या होता है, ज्यादातर कस्टम ऑफिसेज में जितना भी सामान पकड़ा जाता है उसको बेचा जाता है, उसको जो भी बिजनेसमैन खरीद लेता है वो उसका फायदा हो जाता है। तो आप ई ऑक्शन पे देख सकते हैं ऑनलाइन पोर्टल पे कि कब ऑक्शन होने वाला है, क्या क्या सामान आ रहा है, इससे आपका टाइम बच जाएगा। आपको बार बार जाकर ये नहीं पता करना पड़ेगा कि किस तारीख को ऑक्शन होगा, आप ऑनलाइन चेक कर लीजिए किस डेट को होने वाला है।
आपको ये बार बार ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि क्या क्या सामान मिल रहा है। ऐसा ना हो आप जो सामान आपको चाहिए आप लेने तो गए पर उस सामान की नीलामी हो ही नहीं रही, ऑक्शन हो ही नहीं रहा उस सामान का, तो उससे आपका टाइम वेस्ट जो होता था वो बच जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है G2G। G2G स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। हर वो गवर्नमेंट सर्विस या एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर शेयरिंग ऑफ डेटा जो एक गवर्नमेंट एजेंसी या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से लेके दूसरे गवर्नमेंट एजेंसी या डिपार्टमेंट के पास जाता है, वो सब आता है G2G के अंडर। ठीक है, इसका एग्जांपल भी मैं बताता हूँ, एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हालांकि सिंपल इसकी डेफिनेशन है, G2G रेफर्स टू द इलेक्ट्रॉनिक शेयरिंग ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन, ठीक है, बिटवीन गवर्नमेंट एजेंसीज, डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन। दो गवर्नमेंट एजेंसी या डिपार्टमेंट के बीच में जो भी शेयरिंग ऑफ डेटा या इंफॉर्मेशन होता है वो आता है G2G के अंडर। अब G2G का हम लोग एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। जो मेन एग्जांपल है G2G का वो है शेयरिंग पुलिस रिकॉर्ड्स विद MHA। MHA स्टैंड्स फॉर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। जो CBI होती है वो MHA के अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। तो उसमें क्या होता है, CBI को अगर कोई पुलिस से इन्फॉर्मेशन चाहिए, पुलिस भी गवर्नमेंट एजेंसी है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, CBI भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तो पुलिस की तरफ से जितने भी रिकॉर्ड्स CBI के पास जाएंगे वो सब क्या आते हैं G2G के अंडर। और अगर वो ऑनलाइन मेथड से होगा, इंटरनेट की हेल्प से, तो वो प्रॉपर G2G बन जाएगा, ई गवर्नेंस का टाइप बन जाएगा, पार्ट बन जाएगा। क्लियर? तो पुलिस रिकॉर्ड्स को शेयर करने से या फिर आधार सर्विसेज से जो इतनी भी डेटा इन्फॉर्मेशन होता है जो एक गवर्नमेंट से दूसरे गवर्नमेंट एजेंसी के पास जाता है वो भी आपका G2G के अंडर है। क्लियर? और भी बहुत सारे वो हैं, जैसे कि मैं अगर बोलूँ कि कोई फॉर्म भरा गया है और किसी यूनिवर्सिटी का भरा गया, जैसे मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैंने फॉर्म भरा और बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा, और अगर गवर्नमेंट कहती है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से कि आपने जितने भी फॉर्म भरवाए हैं इस साल 2020 में उन सब की डिटेल्स मुझको चाहिए, तो वो डिटेल्स किसको मिली? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट से वो डिटेल किसने ले ली? पुलिस ने। पुलिस से वो डिटेल किसने ले ली? CBI ने। तो क्या हुआ, ये गवर्नमेंट से गवर्नमेंट की तरफ ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड G2G। तो G2G के एग्जाम्पल्स क्लियर हुए? क्लियर? आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? आज की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा ई गवर्नेंस के बारे में, और ई गवर्नेंस के 4 टाइप्स पढ़े थे हम लोगों ने। G2G गवर्नमेंट टू सिटीजन, G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस एंड G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। क्लियर? आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है, मेरी जितनी भी मैंने अब तक सीरीज़ में डाली हैं वीडियोस, और आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे ही अपनी वीडियोस को आगे कंटिन्यू करूँ, बनाता रहूँ, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने बैचमेट्स के संग, फ्रेंड्स के संग शेयर कीजिए, और जितना आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करेंगे उतना ही मुझे इंकरेजमेंट मिलती है, ताकि मैं अपनी नई नई वीडियोज़ को आगे कंटिन्यू कर सकूँ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं हम लोग, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ई-कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।